जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जो कल हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी एग्जाम के पास पेपर के क्वेश्चन में, उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, कैसे हम कल वाले नॉलेज की बेस पे एग्जाम की केस स्टडी सॉल्व करेंगे, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, आज सीखने जा रहे हैं। तो आज हमने क्या सीखना है कि कल जो हमने नॉलेज सीखा था उसकी बेस पे कि एग्जाम की आने वाली जो आई की केस स्टडीज हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है आज की क्लास का। लेकिन उससे पहले प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर हमारी ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप होगी तो फिर आगे उसकी एप्लीकेशन हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप पूछ लीजिए 1 बाय 1। जी एक मिनट है। देखिए सुन ले, इनका क्वेश्चन ये है कि जब मिस स्टेटमेंट सामने आती है ऑडिटर फौरी तौर पे रिपोर्ट नहीं देता, पहले मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेट करता है। क्या ये हमें पता है ये कंसेप्ट? जी हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 बताइए, क्या ये कंसेप्ट हमें पता है कि जब कभी ऑडिटर को सामने मिस स्टेटमेंट आती है वो फौरी रिपोर्ट नहीं देता, पहले कम्युनिकेट करता है, ठीक करने का चांस देता है। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 फौरी तौर पर बताइए। जी हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 आप भी बताइए, क्या आपको ये बात पता है कि ऑडिटर पहले कम्युनिकेट करेगा मिस स्टेटमेंट? हाँ शाबाश। अच्छा कम्युनिकेट किसको करेगा? इनका क्वेश्चन है मैनेजमेंट को तो करता ही करता है। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कि मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करता, फिर दोष ऑफ गवर्नेंस को, और दोष ऑफ गवर्नेंस को भी अगर ना करेक्ट करवा सके तो फिर उसके बाद ओपिनियन मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये तरतीब चलती है। लेकिन सम टाइम केस स्टडीज में हम एक ही लाइन में दोनों चीजें निपटा देते हैं कि ऑडिटर शैल कम्युनिकेट दिस मिस स्टेटमेंट टू मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस, और फिर अगली लाइन में कहते हैं इफ स्टिल अनकरेक्टेड दिस विल बी मिस स्टेटमेंट, और फिर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता देते हैं। तो प्रैक्टिकली ये दोनों स्टेप परफॉर्म होते हैं। स्टेप नंबर 1 मैनेजमेंट को बताया, स्टेप नंबर 2 दो चार्ज विद गवर्नेंस को बताया। लेकिन एग्जाम में मार्क्स को सामने रखते हुए आप दोनों चीजें एक ही लाइन में निपटा सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन आंसर? जी और बताइए। हाँ क्वेश्चन का ये सर मटेरियलिटी की डेफिनेशन में उसने कहा है कि मटेरियलिटी वो चीज होगी जो यूजर्स को सामने रखे, जो यूजर के डिसीजन को चेंज करेगी, और मटेरियलिटी की डेफिनेशन में यूजर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो हमने एज ऑडिटर कैसे कह दिया 5% ऑफ प्रॉफिट मटेरियलिटी? देखिए IAASB ने यूजर से सर्वे करके पूछा है कि आपका डिसीजन किस चीज की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। खुद सोचें, सबसे बड़े यूजर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे अहम पैरामीटर कौन सा डिसीजन मेकिंग का? प्रॉफिट। इसी हाँ परसेंटेज भी हमने शेयर होल्डर्स को सामने रख के डिसाइड की हुई है, ये हमने खुद से डिसाइड नहीं की हुई। नॉर्मली शेयर होल्डर्स ये कहते हैं कि 5% ऑफ प्रॉफिट हो तो हमारा 5% ऑफ प्रॉफिट से कम की प्रॉब्लम हो तो हमारा डिसीजन चेंज नहीं होता। अगर किसी जगह पे कंपनी में 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा की प्रॉब्लम हो तो फिर हमारा डिसीजन चेंज होता है। तो ये परसेंटेज भी हमने यूजर्स को सामने रख के ही डिसाइड की हुई है। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं, ये जो परसेंटेज है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यूजर खुद कहते हैं सर सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मिस स्टेटमेंट स्मॉल अमाउंट की होती है लेकिन वो इतनी क्रिटिकल, इतनी सेंसिटिव होती है, हम ऐसी कंपनी से दूर भागते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी की हायर मैनेजमेंट CFO CEO है या डायरेक्टर्स हैं, यही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, यही इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो चाहे वो स्मॉल अमाउंट क्यों ना हो, अब चूंकि ये उनके किरदार को जाहिर करता है, चोरी है, रिश्वत है, चाहे स्मॉल अमाउंट की क्यों ना हो, ये चूंकि इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट करती है, इसलिए शेयर होल्डर ने कहा इसमें अगर छोटी अमाउंट की भी मिस स्टेटमेंट हो हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो नॉर्मली हमारा मटेरियलिटी का लेवल क्या है? 5% ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समटाइम स्मॉलर अमाउंट की मिस स्टेटमेंट भी यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर देती है। मैंने उसकी 2 एग्जांपल आपको दे दी, इलीगल एक्टिविटीज और फ्रॉड की। ठीक है, आपको याद है कल मटेरियलिटी के नीचे एंड में हमने एक लाइन पढ़ी थी, मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज। तो ये जो इलीगल एक्टिविटी है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये फ्रॉड, ये नेचर की एग्जांपल है। हाँ क्वालिटेटिव समझ लीजिए क्राइटेरिया है। क्लियर हो गया मेरे पास मेरे भाई? तो हम नॉर्मल रूल 5% ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सम टाइम स्मॉलर अमाउंट की। लेकिन केस स्टडी हमने 5% ऑफ प्रॉफिट की बेस पे सॉल्व करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें आगे चल के एडवांस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट आएंगे, जैसे एक मैंने आपको बता दिया स्मॉल अमाउंट भी बाजू का मिटे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर मुतमिन है? शाबाश। अगर क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई कर दिया मटेरियलिटी लेवल ये होगा
फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कह दिया, कुछ भी, मैं एक एक दो दो करके क्या एग्जाम्पल दूं, कुछ भी कह दिया तो हमारा मटेरियलिटी लेवल वो होगा जो उसने कह दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह दिया उसको चैलेंज नहीं करना हमने, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जी? वो कह रहे हैं कि जी नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर अगर थ्रेट हो ना तो फिर वो रिपोर्ट में लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर थ्रेट, लेकिन हम फिर डायरेक्टर्स को बता देते हैं भाई रिपोर्ट के अंदर हम एंगेजमेंट पार्टनर का नाम नहीं लिख रहे क्योंकि जान का खतरा है। ये कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं हमने? ये जान के खतरे वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। हाँ, उनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर जान का खतरा हो ही डायरेक्टर की तरफ से तो भाई फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये रिपोर्ट के तकल्लुफ में भी नहीं पढ़ते। अगर हमें डायरेक्टर की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो ना, हमें डायरेक्टर किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ दे रहे हो, हमने क्या करना है, विड्रॉ करना है। हमने कहा ये पड़ा तुम्हारा क्लाइंट, ये पड़ा ऑडिट, हम जा रहे हैं घर, क्या करेंगे फिर उस सूरत में? विड्रॉ करें, रिपोर्ट ही नहीं देंगे, रिपोर्ट ही नहीं देंगे, विड्रॉ करने। जान बचाना तो फर्ज है ना, जान बचाएंगे अपनी, रिपोर्ट देना फर्ज नहीं है जान। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जान विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ, आईएसए वर्ड यूज करते हैं विड्रॉ, कंपनी लॉ वर्ड यूज करता है रिजाइन, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। कैरेक्टर विड्रॉ करके घर से, क्लियर मेरे भाई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन जी? हाँ जी, वो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही तरीके से डिस्क्राइब ना किया गया हो तो ठीक है वो मिसस्टेटमेंट होगी। अकाउंटिंग पॉलिसी है FIFO और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया गया है इन्वेंटरी हैज बीन मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ LIFO, हालांकि कैलकुलेशन सारी FIFO के लिहाज से की है, कैरिंग अमाउंट FIFO के लिहाज से है, कॉस्ट ऑफ सेल्स सारा कुछ ठीक है, सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्राइब करते हुए हमने LIFO कर दिया। तो क्या ये डिस्क्रिप्शन ठीक है? क्या मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल है। और ये एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसी से भी रिलेट करते हैं, ये एग्जांपल वो तीसरी कैटेगरी डिस्क्लोजर से भी रिलेट करते हैं, ठीक है, दोनों से रिलेट करते हैं। उन्होंने कहा जी इक्विटी मेथड अगर मैनेजमेंट अडॉप्ट कर रही है एसोसिएट्स के, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसोसिएट की नहीं दे रही, ये तो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, तो इसको इधर क्यों लिखा है? देखिए लाजमी नहीं है स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है एसोसिएटेड कंपनी का ईयर एंड ही डिफरेंट होता है। अगर उसका ईयर एंड है हमारे ईयर एंड के 3 महीने बाद, तो वो कहेंगे भाईजान आपके लिए हम स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो इसलिए बाज़ औक़ात हो सकता है मैनेजमेंट का कसूर, अगर मैनेजमेंट के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एसोसिएटेड की और हमें नहीं दे रही, ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। लेकिन अगर मैनेजमेंट के अपने पास ही नहीं है तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन तो है लेकिन बाय मैनेजमेंट नहीं है, ठीक। तो ये केस टू केस वेरी करता है, आपको केस स्टडी को पढ़ के वहां पे ध्यान से देखना है कि क्या वो मेंशन कर रहा है कि मैनेजमेंट जानबूझ के इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, फैक्ट से आपको पता चल जाएगा। टर्म क्लोजिंग मेरे भाई कंपनीज एक्ट कंसोलिडेशन के लिए कहता है, एसोसिएटेड कंपनी के लिए नहीं कहता मेरे भाई, वो सब्सिडरी के लिए कहता है, एसोसिएटेड कंपनी के लिए नहीं कहता। और की क्वेश्चन जी? जी जी हाइब्रिड में, शाबाश, हाइब्रिड में से क्वेश्चन आता हूं। जी जी बट ठीक है, उन्होंने कहा क्वेश्चन ये है कि सर परवेसिव की डेफिनेशन में वो कहता है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन फैली हुई हो बहुत से एरिया पे, नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब क्या है? कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड, कन्फाइंड स्पेसिफिक का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट, कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब है जो एक एरिया पे इफेक्ट हो, नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब है जिसका मल्टीपल एरियाज पे इफेक्ट हो। तो परवेसिव मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन कौन सी होगी? जिसका मल्टीपल एरियाज पे इफेक्ट हो। 2 एरियाज पे इफेक्ट आ गया परवेसिव होगी, ठीक है। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें मैंने एडवांस इसमें से चीजें निकालनी है, अभी बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर मल्टीपल एरियाज में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन गई तो वो क्या हो गई? परवेसिव। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक ही एरिया में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होती है, वो भी परवेसिव हो सकती है। वो कब? वो अकेला एरिया ही 2-4 के बराबर हो, 2 सब्सटेंशियल पोर्शन। क्या लफ्ज हुआ? उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है सर मटेरियल तो होता है 5%, तो सब्सटेंशियल या परवेसिव कितने % होता होगा? वो है मोर देन 50%। अगर प्रॉफिट 5% ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है?
मटेरियल, और 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा, ये परवेसिव है। तो अगर कोई दो एरियाज में मिलके मिस स्टेटमेंट 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा हो रही हो, अगर परवेसिव, लेकिन अगर किसी एक ही एरिया में मिस स्टेटमेंट है और वो टोटल प्रॉफिट के 50% से ज्यादा हो रही है, तो आप उसे केली को ही परवेसिव कह देंगे। वो केली ही इतनी बड़ी है कि 2-4 के बराबर है। भाई समझ आ रही है बात की? तो अहम कंसेप्ट जो मैंने बिल्ड किया है आपके माइंड में वो ये कि सम टाइम कि नॉर्मली एक से ज्यादा एरियाज वाली मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन परवेसिव होगी नॉर्मली, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि एक ही एरिया है उसी में 50% से ज्यादा की मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि वो एरिया हो सकता है इन इटसेल्फ बड़ा हो। जैसे अगर कभी आप देखें ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बैलेंस शीट किसी भी रैंडमली सेलेक्ट कर ले तो आपको पता चलेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जो उनके टोटल एसेट्स होते हैं, सॉरी ये जो फिक्स एसेट होते हैं, टोटल एसेट्स का 80% या उससे ज्यादा ये सिर्फ फिक्स एसेट ही होते हैं। तो इसमें अगर सिर्फ फिक्स एसेट में गड़बड़ हुई तो आपका तो सारा ऑडिट गया ना, क्योंकि वो अकेला फिक्स एसेट जो 80% के बराबर है। तो अगर फिक्स एसेट में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होती है, फर्ज कीजिए सारी अमाउंट की, तो आप क्या कहेंगे उसको? परवेसिव है। तो परवेसिव नॉर्मली डेफिनेशन के पहले हिस्से में उसने क्या बताया कि परवेसिव मल्टीपल एरियाज में होगी, स्पेसिफिक नहीं, मल्टीपल एरिया। और दूसरे में क्या बताया कि स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकती है अगर वो सब्सटेंशियल का फार्मूला क्या है? 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा, 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा। और की क्वेश्चन जी? अच्छा, ज्यादा अब आपने इसके ऊपर नहीं सोचना। मटीरियलिटी की बहुत सी सिचुएशन आपके सामने लिखी थी ना मैंने, सिर्फ 3 पढ़ाई है। आप उस चौथी और 5वीं के ऊपर जाने की कोशिश, वो अभी नहीं मैंने समझाने, अभी नहीं। पहले जो पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस आपको करवा लूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यहां पे कोई क्वेश्चन है? सेल्स में अगर मिस स्टेटमेंट हो उसका इफेक्ट मटेरियल होगा कि परवेसिव होगा? अच्छा एक मिनट है। ये इनका क्वेश्चन आपने पिक करना, इस क्वेश्चन से मैं केस स्टडी सॉल्व करूंगा। इनका क्वेश्चन ये है, सेल्स में अगर मिस स्टेटमेंट हो उसका इफेक्ट मटेरियल होगा कि परवेसिव होगा? मेरा पहला क्वेश्चन, क्या सेल्स की अमाउंट दी गई है? उस मिस स्टेटमेंट की अमाउंट दी गई है? मिस स्टेटमेंट कितने की है? या तो केस स्टडी में अमाउंट दी गई होगी या नहीं दी गई होगी। अमाउंट दी, अगर फर्ज कीजिए अमाउंट दी गई है, अब आप बोले अमाउंट दी गई, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या केस स्टडी में सेल्स की मिस स्टेटमेंट की अमाउंट दी गई है? दी गई है। मैं उसे 5% ऑफ प्रॉफिट के साथ कंपेयर करूंगा। अगर 5% ऑफ प्रॉफिट से कम हुआ मैं कहूंगा इमटेरियल, अगर 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा हुआ मैं कहूंगा मटेरियल, अगर 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा की मिस मैं कहूंगा परवेसिव। वो मिस स्टेटमेंट की अमाउंट पे डिपेंड करेगा। एग्रीड? दूसरा, अब मैं दूसरा सवाल, फर्ज कीजिए कि मिस स्टेटमेंट की अमाउंट गिवन नहीं है। अगर मिस स्टेटमेंट की अमाउंट तो फिर हमने शाबाश क्या करना है? सारे सिनेरियोज डिस्कवर करने हैं। यानी इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ परवेसिव तो एडवर्स ओपिनियन। और ये भाई हैरान होकर देख रहे हैं कि सर ये सारे सिनेरियो तो कवर नहीं हुए। इमटेरियल क्यों नहीं कवर किया? क्योंकि वो इमटेरियल है, इग्नोरेबल है। असूली तौर पे कवर होना चाहिए था, लेकिन अगर आप आई कैप के पास पेपर के सोल्यूशन देखें, जितने मर्जी देख लें, आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम देखें, तो वो इमटेरियल को कवर नहीं करता, ना सोल्यूशन में, ना एग्जामिनर कमेंट्स में, ना मार्किंग स्कीम में। इसका मतलब है इमटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब हमने उसको बताना है मिस स्टेटमेंट है और उसने मेंशन नहीं किया इफेक्ट, तो हम इफ मटेरियल इफ परवेसिव करके आंसर करेंगे। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन बहुत अहम था केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने पिक कर। और ये सिर्फ सेल्स की नहीं बल्कि हर एरिया पे अप्लाई किया जा सकता है। इन्वेंट्री में भी अगर सिमिलर सिचुएशन है, हमने पहले अमाउंट को देखना है। पहले किसको देखना है? अमाउंट को देखना है। अमाउंट नहीं दी फिर इफ की तरफ जाना है। अमाउंट दी हुई है ना और आप इफ की तरफ चले गए, शहीद कर देंगे उसको। अगर अमाउंट दी हुई और इफ की तरफ चला गया, जो उसको क्या करना है? अमाउंट दी हुई और वो स्टूडेंट इफ की तरफ चला गया, क्या करना है? इफ्तारी करवानी है। हाँ, मिस स्टेटमेंट। अच्छा, आज ना कंसेप्ट केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नोट किया होगा, मैंने नया टॉपिक कोई नहीं रखा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है हम नई चीज कोई नहीं सीखेंगे। हम ऐसी चीजें सीखेंगे। कल था बेसिक कंसेप्ट केस स्टडी के लिए, बहुत अहम, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर में से था। लेकिन आज हम उसके अंदर जो एग्जामिनर जिस तरीके से हमें घुमाएगा वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लेक्स कंसेप्ट है। क्वेश्चन इनका ये है कि अगर क्वेश्चन में मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल हो तो क्या होगा? थोड़ा सा आगे हो जाए।
इंटेंशनल हो तो एक चीज हम रखे, मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की, मिस स्टेटमेंट की टाइप्स बताई ना आपको, कल एग्जांपल्स बताई मिस स्टेटमेंट की 3 कैटेगरी, स्कोप लिमिटेशन की कैटेगरी बताई 3 कैटेगरी, उनके आगे एग्जांपल बताए। अब सुने, मिस स्टेटमेंट किसी भी कैटेगरी की हो, मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो, मिस स्टेटमेंट है, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो, मिस रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। स्कोप लिमिटेशन किसी भी टाइप की हो, स्कोप लिमिटेशन है, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। ये कंसेप्ट बिल्ड हुआ। अगला सवाल फिर ये जहन में आता है, अगर किसी भी टाइप की मिस स्टेटमेंट है, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, स्कोप लिमिटेशन किसी भी टाइप की है, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, तो फिर हमने टाइप्स पढ़ी क्यों? फिर टाइप्स वाला कंसेप्ट दुनिया में आया क्यों? इस वजह से अब सुनिए कंप्लीट कंसेप्ट। मिस स्टेटमेंट किसी भी वजह से हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल है तो रिपोर्ट के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे भी इफेक्ट आएगा, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे भी इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक मिनट पहले, इससे पहले तो मुझे ये बताइए, क्लास में किसी स्टूडेंट को क्या ये पता है कि ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट में क्या फर्क? एग्जाम में केस स्टडी में कभी कहेगा इफेक्ट ऑन ऑडिट बताओ, कभी कहेगा इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताओ। ऑडिट रिपोर्ट कहे तो मतलब सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट बताना है, उससे बाहर नहीं जाना है। प्रोसीजर्स पे क्या फर्क पड़ेगा नहीं बताना है, रिस्क पे क्या फर्क पड़ेगा नहीं बताना है, विड्रॉल के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ किस मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो रहे हैं नहीं बता, किसके बारे में बताना है? सिर्फ रिपोर्ट के बारे। रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट लिमिटेड वर्ड है, ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, ये स्टार्ट से लेके एंड तक हर फेज को कवर करता है लफ्ज ऑडिट, और लफ्ज ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ आखिरी वाले डॉक्यूमेंट, आखिरी वाले फेज को कवर करता है। तो पहली चीज तो ये लिख ले, ऑडिट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड देन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट इज ग्रेटर देन ऑडिट रिपोर्ट। ये कंसेप्ट, और ये केस स्टडी में आपके काम आएगा। आप मेरे से बार बार सर ये क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, किसी क्वेश्चन में आप रिस्क की बात भी कर रहे हैं, किसी में प्रोसीजर की बात भी कर रहे हैं, और रिपोर्ट की भी बात, किसी में सिर्फ रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें तो रिस्क की, प्रोसीजर की, इंटेग्रिटी की, विड्रॉल की बात कर ही नहीं रहे। तो मैं क्या कहूंगा, रिक्वायरमेंट पढ़ो, जब वो कहेगा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ तो मैंने क्या करना है, सिर्फ इफेक्ट ऑडिट की, बाकी की चीज डिस्कस, रिस्क डिस्कस नहीं करना, प्रोसीजर डिस्कस नहीं करने, इंटेग्रिटी, विड्रॉल डिस्कस नहीं करना। और जब कहेगा इफेक्ट ऑन ऑडिट बताओ तो मैंने रिपोर्ट पे भी इफेक्ट बताना है, और जो प्रोसीजर वगैरह पे इफेक्ट होगा वो भी बताना है। कुछ समझ आ रही है इस बात की? अच्छा अब सुनिए, अब ये अगर आपको ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट में फर्क समझ आ गया तो ये कंसेप्ट अब समझ आएगा क्या, कि मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल है बाय मैनेजमेंट तो फिर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे भी इफेक्ट आएगा। अदर एस्पेक्ट्स की मुराद क्या है? रिपोर्ट के अलावा बाकी चीजें। बाकी चीजें क्या होती है? रिस्क, प्रोसीजर, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, डिसीजन ऑफ विड्रॉल, ये चीजें। इसी तरह स्कोप लिमिटेशन की भी टिप है यही, क्या स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। हाँ, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो तो रिपोर्ट के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट आएगा। अब अदर एस्पेक्ट्स क्या हैं? रिस्क, प्रोसीजर्स, इंटेग्रिटी ऑफ विड्रॉल कंडीशन। ये बात समझ आई आपको? ठीक है। नॉर्मल मिस स्टेटमेंट और इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट में वही फर्क है जो नॉर्मल स्कोप लिमिटेशन और स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट में फर्क है। जहां पे लगे मैनेजमेंट का इस गड़बड़ में, चाहे मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, मैनेजमेंट का हाथ है, हमने अपना रिस्क भी बढ़ा देना। हमने कहना रिपोर्ट में तो जो करना है वो तो करेंगे, पहले भी करना था अब भी करेंगे, लेकिन तुम्हारा हाथ है इसमें, अब बात बढ़ेगी, बात बढ़ेगी। और भी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है जी जी पूछिए। मैनेजमेंट को हम पहले बताएंगे कि मिस स्टेटमेंट है। सर मिस स्टेटमेंट की 2 टाइप्स है, एरर और फ्रॉड। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो हम मैनेजमेंट को बता देते हैं कि आपने ये फ्रॉड किया। ये एक मिनट है, मैं फ्रॉड के ऊपर अभी नहीं जा रहा। फ्रॉड हमारा एक पूरा चैप्टर है 19, उसमें डिस्कशन होगी। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स रिपोर्ट की हद तक इस लेक्चर को लिमिट रखना चाहता हूं। फ्रॉड के बारे में अभी ना सोचें। फ्रॉड में मैनेजमेंट, बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। थर्ड पार्टी कस्टमर भी फ्रॉड करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसते हैं, जूस पी के उधर ही फेंक देते हैं डब्बे, बिल देते नहीं। कस्टमर थर्ड पार्टी भी फ्रॉड कर, हैकर भी फ्रॉड करते हैं, आउटसाइडर्स।
वो भी फ्रॉड कर सकते हैं। बैंक के सिस्टम को हैक करके सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो फेक कर लेगा। फ्रॉड हैकर भी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी भी कर सकती है, कस्टमर भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन कौन सी पोजीशन का बंदा फ्रॉड करेगा तो ऑडिटर ने क्या करना है ये पढ़ेंगे चैप्टर 19 में। आज नहीं। अच्छा, मैं जज्बात में ऐसे ही बोल गया, मैं थोड़ी फ्रॉड कर सकता हूं, मैं थोड़ी फ्रॉड कर सकता हूं, नहीं कर सकता। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किधर गई? कर सकता हूं फ्रॉड? हाँ, कर सकता हूं, और जितना ज्यादा मेरे पे ट्रस्ट करेंगे उतना ही बड़ा फ्रॉड करूंगा। फ्रॉड करूंगा, यस जी। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ जी। अच्छा, ये हाइब्रिड क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्या मैनेजमेंट अपनी मिस स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर सकती है? लिखा हुआ है, इट इज नॉट ए करेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसका क्या मतलब है? देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाईजान से कहा असाइनमेंट दी थी सबको, अगले दिन आए कहने लगे, अब ये मान रहे हैं सर मैंने असाइनमेंट नहीं की। मैंने कहा अच्छा तो खड़े हो जाओ भाई, सजा तो दे। खड़े कहने नहीं सर मान गया हूं, तो अब सजा किस बात की? क्या इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? क्या इनका ये मानना कि मैंने असाइनमेंट नहीं की इनके गुनाहों की पापों की तलाफी है? नहीं है, नहीं। इसी तरह मुझे बताइए, है तलाफी? है तो भाईजान इसको शहीद करके मान ले सबके सामने कि मैंने शहीद किया इसको, तो माफी मिल जाए इसको। अब चुप कर गया। तो याद रखें, अगर ऐसे ये रूल होता ना दुनिया में कि कोई डिस्क्लोज कर दे या एक्सेप्ट कर दे तो उसको माफी मिल जाए, तो फिर हर मुजरिम को माफी मान लेता, मैंने जुर्म किया है, लेकिन नहीं मिलती। इसीलिए याद रखें, फर्ज कीजिए, अब एग्जांपल सुनिए जो केस स्टडी में देगा, कहेगा मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की और नोट्स अकाउंट्स में लिख दिया वी हैव नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन बिकॉज इट विल डिक्रीज प्रॉफिट। क्या मान लिया? क्या अब मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? स्टैंडर्ड कहता है जिस चीज पे अकाउंटिंग होनी चाहिए ना उसको आपने सिर्फ डिस्क्लोज कर दिया तो बात नहीं बनेगी, आपको उसकी काउंटिंग करनी है। इनकम स्टेटमेंट अभी भी गलत है, इनकम स्टेटमेंट अभी भी गलत है, चाहे मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज क्यों ना कर दिया हो। तो अब समझ आई, डिस्क्लोजर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। समझ आ गई अब बात? चलिए शाबाश। हाइब्रिड वालों का क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एक और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू हम चीज, क्या एक ही देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपने असाइनमेंट की भी होगी, उसमें 4-5 सिचुएशन दी होती हैं, पार्ट्स दिए होते हैं, हमने हर पार्ट का अलग-अलग आंसर देना है। तो किसी पार्ट में मिस स्टेटमेंट होगी, किसी पार्ट में स्कोप लिमिटेशन होगी, किसी पार्ट आपने हर पार्ट का अलग-अलग आंसर करना है। मिस स्टेटमेंट का अलग आंसर करना है, स्कोप लिमिटेशन का। ये नहीं कहना कि चारों पार्ट्स इकट्ठे करके एक ही दफा आंसर कर देता हूं, ये नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हर पार्ट। वैसे भी आई क्या कहता है हर पार्ट को अलग पेज पे करो, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल गया हमने उसको कंबाइन आंसर नहीं देना, हर पार्ट को अलग करना है। सुन लीजिए, आपके सामने 3-4 पार्ट आएंगे, हर पार्ट को पढ़ेंगे, डिसीजन करेंगे। किसी भी पार्ट में या हो सकता है सिर्फ मिस स्टेटमेंट हो, या हो सकता है सिर्फ स्कोप लिमिटेशन हो, या हो सकता है दोनों में से कोई भी ना हो। ये कभी नहीं होगा कि एक पार्ट में दोनों ही हो। एक पार्ट में कह रहा हूं, एक क्वेश्चन में नहीं कह रहा, एक क्वेश्चन में हो सकता है पार्ट ए मिस स्टेटमेंट है, पार्ट बी, ये हो सकता है, लेकिन एक पार्ट के अंदर मिस स्टेटमेंट दोनों कभी नहीं होंगे, यह ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी। ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कभी, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस में हो सकता है। तो क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा एंड पे, एडिशनल कंसेप्ट के तौर पे बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी आपने नहीं सोचना, सिर्फ किसी केस में मिस स्टेटमेंट होगी तो सिर्फ मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन होगी तो सिर्फ स्कोप लिमिटेशन। ठीक है जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर वो जो रिपोर्ट के अंदर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर 4 ओपिनियंस होते हैं रिक्वायर्ड बाय लॉ, क्या उनमें कोई गड़बड़ हो सकती है? उनमें कोई गड़बड़ हो सकती है? वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना किए गए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर उनमें कोई गड़बड़ है तो ऑडिटर क्या करेगा? वो बता देगा। चारों में से जिस पैराग्राफ में गड़बड़ है उसमें जाके बता देगा। तो ये जो 4 ओपिनियन होते हैं ये तो आते हैं रिपोर्ट के एंड में, और हमारा जो ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आईएसए रिक्वायर करता है वो आता है रिपोर्ट के स्टार्ट में। तो क्या एंड वाले ओपिनियन का कोई इफेक्ट स्टार्ट वाले ओपिनियन पे आएगा? नॉर्मली नो। इसी तरह स्टार्ट वाले ओपिनियन का एंड वाले पे इफेक्ट आएगा? नॉर्मली नो। क्यों नहीं आएगा? दोनों अलग पैराग्राफ है। क्यों अलग पैराग्राफ है? स्टार्ट वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाला ओपिनियन है और एंड वाला लॉ वाला ओपिनियन है।
शायद ही कभी ऐसा हो कि कोई एक चीज की वजह से दोनों पे फर्क आ, नॉर्मली नहीं होता। तो अगर आपका वो इफेक्ट हो रहा है अदर लॉज वाले 4 फील्ड में से तो भी आप उसको चेंज कर देंगे, लेकिन किस वाले सेक्शन को? वो लॉज वाले सेक्शन को। ये बात समझ आई जी? ठीक है, ठीक। हाँ, एक और हाइब्रिड में स्टूडेंट, आज हाइब्रिड में स्टूडेंट्स ने अच्छे सवाल, आपने भी अच्छे सवाल पूछे हैं, ठीक है, वरना नॉर्मली वही अच्छे सवाल पूछते हैं। तो एग्रीगेट उन्होंने कहा कि सर ये मिस स्टेटमेंट जो है, आपने कहा था इंडिविजुअली भी हमने देखना होता है, मटेरियल ना हो, और डेफिनेशन में एग्रीगेट का लफ्ज भी लिखा हुआ है जो बताता है कि मिस स्टेटमेंट को ऐड करके भी हमने देखना है, मटेरियल ना हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मिस स्टेटमेंट सेल्स की है, एक मिस स्टेटमेंट फिक्स एसेट की है? क्या हम दोनों को एग्रीगेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर जो 2 डिफरेंट एरियाज की मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल है, डिफरेंट एरियाज को भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एक ही ना, तो उनको भी एग्रीगेट करके देखेंगे, अगर मटेरियल होगा तो बिल्कुल उस पर इफेक्ट आएगा जी। और कोई क्वेश्चन? जी पूछिए, शाबाश पूछिए। जी जब मिस स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट है, ये सेम स्कोप लिमिटेशन पे भी अप्लाई होगा। अगर किसी केस में स्कोप लिमिटेशन है और मैनेजमेंट लिख देती है कि जी आग लगी थी जिसकी वजह से सारी बोरियां वाउचर वाली हमारी जल गई हैं, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो लिख दिया फाइनेंशियल से, मान लिया, क्या फिर भी ये स्कोप लिमिटेशन है? यस, फिर भी स्कोप लिमिटेशन है, इसके बावजूद भी स्कोप लिमिटेशन। क्योंकि देखें, ऑडिटर को किससे गर्ज है? अपने एविडेंस से गर्ज है, अपने एविडेंस से गर्ज है। आई कैप को इस चीज से गर्ज है, पेपर आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं, सही किया है कि नहीं, उसके सही ना होने की रीजन क्या थी? रीजन बहुत सी हो सकती हैं, ठीक है। आई कैप को किसी से गर्ज नहीं, किससे गर्ज है? एविडेंस से। ऑडिटर को भी किसी से गर्ज नहीं। आग लगी है, ऑडिटर अफसोस तो करेगा, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ओपिनियन कौन सा होगा? वो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ही होगा अगर स्कोप लिमिटेशन है। ओपिनियन पे आई कैप कंप्रोमाइज नहीं करेगा। एविडेंस है तो अनमोडिफाइड पे, एविडेंस नहीं है तो रीजन जो मर्जी हो क्वालिफाइड, ठीक है। किसी स्टूडेंट की जितनी मर्जी जेन्युइन रीजन हो तैयारी ना करने की, आई कैप उसको कभी पास नहीं करेगा जब तक वो पेपर दे के उसका एविडेंस नहीं देगा, साबित नहीं करेगा कि हाँ मैं पास होने के काबिल हूं। जी और कोई क्वेश्चन? जी पूछिए। हाँ जी, ये अभी टिप पे डिस्कस करते हैं, ये भी मैं ये आपको, ये ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत सी केस स्टडी सॉल्व करने के बाद पता चलती है, ठीक है। बहुत सी केस स्टडीज को सॉल्व करने के बाद पता चलती है। मैं वो टिप्स आपको अभी बता रहा हूं, हालांकि पहले बताने का फायदा कोई नहीं, वो गलतियां आपने फिर भी करनी है, लेकिन स्टिल मैं आपको ये तो कह सकूंगा भाई बताया हुआ है। तो जो बहुत सी केस स्टडी को सॉल्व करने के बाद जो गुर की बातें होती है ना, गुर की बातें, वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूं कोई चीज रह तो नहीं गई। कह रहा है ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, ऑडिटर सारी मिस स्टेटमेंट्स को कलेक्ट करता जाएगा अपने पास, चाहे छोटी है चाहे बड़ी। प्रैक्टिकली क्या होता है, ऑडिटर ऑडिट करता है, सारी मिस स्टेटमेंट को कलेक्ट करता रहता है, फिर वो मैनेजमेंट को भी बताता रहता है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता है करेक्ट कर दो। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर दे तो ऐसा हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। अगर मैनेजमेंट करेक्ट ना करे, 2 चार्ज विद गवर्नेंस से रिक्वेस्ट करेगा। अगर 2 चार्ज विद गवर्नेंस भी करेक्ट ना करे तो फिर ऑडिटर देखेगा इसका इफेक्ट क्या है। अब इफेक्ट ऑन रिपोर्ट के ऊपर आना, हमने पहले भागदौड़ करनी है। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या हो रहा है, भागदौड़ हो रही है। अगर भागदौड़ से काम ठीक ना हो तो नीचे वाले पैराग्राफ में क्या होगा, रिपोर्ट। अब आप फेवरेट क्वेश्चन पूछेंगे अपना बार बार, सर किसी क्वेश्चन में आपने ऑडिटर से भागदौड़ करवाई है, किसी क्वेश्चन में नहीं करवाई, किसी क्वेश्चन में भागदौड़ करवाई है, किसी क्वेश्चन में नहीं करवाई, तो इसका जवाब कौन देगा? किस क्वेश्चन में भागदौड़ करवानी है, किस में नहीं? शाबाश, इफेक्ट। अगर उसने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है तो हमने भागदौड़ नहीं करवानी, सीधा दूसरे वाले पैराग्राफ पे आ जाना। और अगर किसी क्वेश्चन में उसने इफेक्ट ऑन ऑडिट पूछा है तो हमने उसे भागदौड़ भी करवानी है, ठीक है। वैसे टू बी ऑन सेफ साइड, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें नहीं पता चलता इफेक्ट ऑन ऑडिट, इफेक्ट एक लफ्ज का फर्क है, हम एग्जाम में इतना दिमाग घुमा होता है, एक एक लफ्ज में नहीं ध्यान जाता, तो हमें कोई और जुगाड़ बताएं।
तो जुगाड़ क्या है फिर? हाँ, हर क्वेश्चन में नहीं समझ आ रही ना, तो ज्यादा लिख देना कम लिखने से बेहतर है। जहां पे आपको ऑडिट रिपोर्ट में मसला आ रहा पता नहीं क्या, तो दोनों लिख दे, ज्यादा ये क्या ना एक्स्ट्रा लिखा, दोनों लिख दे, ठीक है जी। अगर इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो क्या करना है? अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस शाबाश रिटन रिप्रेजेंटेशन। मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव मिस स्टेटमेंट एडवर्स ओपिनियन, शाबाश। अब यही मिलती जुलती चीजें हम स्कोप लिमिटेशन में भी पढ़ देते हैं ना, ठीक है। अगर स्कोप कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया, अब भी ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा और उनसे कहेगा आओ मिलके अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया, अगर ऑडिटर को अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस मिल गया तो ऐसा हो जाएगा जैसे कभी स्कोप लिमिटेशन थी ही नहीं। लेकिन अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस नहीं मिला तो फिर स्कोप, इसका इफेक्ट देखा जाएगा, ठीक है। इफेक्ट इमटेरियल है अनमोडिफाइड ओपिनियन, मटेरियल है क्वालिफाइड, परवेसिव है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, शाबाश, ठीक है जी। हाँ, यहां पे कह रहा है अगर स्कोप लिमिटेशन इंपोज्ड बाय मैनेजमेंट हुआ तो फिर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट तो आएगा ही आएगा, अदर एस्पेक्ट्स भी आएंगे। अब आप फिर पूछेंगे सर ये किसी क्वेश्चन में आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स और अदर एस्पेक्ट की बात करते हैं और किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रिपोर्ट की बात कर देते हैं, किसी में सिर्फ रिपोर्ट के, किसी में रिपोर्ट के अलावा चीजें भी डिस्कस करते हैं। तो किस क्वेश्चन में सिर्फ रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताना है और किस में बाकी चीजों पे भी? तो जब रिक्वायरमेंट में इफेक्ट ऑन रिपोर्ट हो तो सिर्फ ओपिनियन वगैरह के बारे में बताएं, रिपोर्ट में क्या चेंज आएगा सिर्फ वो। और अगर इफेक्ट ऑन ऑडिट पूछे सारी चीजों के बारे में बताएं, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट कहे सर ये इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट पेपर में 12 बजे होते हैं, एक एक लफ्ज के ऊपर नहीं फोकस कर पाते, जुगाड़ बताइए, जुगाड़ क्या है? दोनों लिख दो। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप फोकस होकर रिक्वायरमेंट को पढ़ें। आपको बताया हुआ है कि जो कुछ 6 महीनों में पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा अहम है वो 4 सफ़ों का पेपर, और उन 4 सफ़ों के पेपर में भी सबसे अहम है हर क्वेश्चन के एंड में जो 2-2 3-3 लाइंस होती हैं, उन लाइन का एक एक लफ्ज पे फोकस करना है। अगर एक एक लफ्ज पे फोकस नहीं कर सके ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के काबिल नहीं है आप, क्योंकि प्रैक्टिस में एक एक लफ्ज से मीनिंग चेंज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते हैं। चलिए क्लियर हो गया जी। अब हम ऐसा करते हैं कि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ, ये मैंने कहा था ये हमारा डेबिट और क्रेडिट है। चले भाई, अगर हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन रह गया तो इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करते हैं। मैं अब आपको केस स्टडी की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। ये आपको याद है कि नहीं? शाबाश। ये अभी बनाइए डायग्राम, अभी बनाइए। 30 सेकंड के अंदर डायग्राम आपने किसी न किसी पेज पे बनाइए। शाबाश, जल्दी से वार्म अप कीजिए कंसेप्ट अपना, शाबाश। हार्डवेयर क्लासेस से लगा के आते हैं, ठीक, जल्दी करें, जल्दी जल्दी, देख के नहीं जबानी करना है। शाबाश। ठीक है, शाबाश शाबाश। ये क्वालिफाई नहीं है, क्वालिफाइड, फाइड, शाबाश। ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन। लिख दिया आपने, शाबाश। दिखाइए पेज ऐसे करके, पेज ऐसे करके उठा के दिखाइए। एडवर्स डिसीजन, शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, हाँ, तसल्ली होगी मेरी कि आप लोग अब
केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल हैं, केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल हैं आप। अब सुन लीजिए अगली बात, केस स्टडीज अटेम्प्ट करने में ऑडिट की केस स्टडी अटेम्प्ट कैसे करनी है। अच्छा सुन लें, आज इससे पहले आपने नोट किया होगा ऑडिट के चैप्टर 1 to 3 में आपको कुछ केस स्टडीज तो दी, लेकिन उसको अटेम्प्ट या प्रेजेंट कैसे करना है ये कभी नहीं सिखाया। ऐसे है ना, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए केस स्टडी दी। मैंने कहा अटेम्प्ट जैसे मर्जी कर लो, कंसेप्ट मैच होना चाहिए। अब क्योंकि वो नॉर्मली एग्जाम में नहीं आती केस स्टडी, नॉर्मली चैप्टर 1 to 3 में। अब सुन लीजिए, पहली चीज तो ये, क्या ऑडिट में केस स्टडी अटेम्प्ट करने का तरीकाकार वैसा ही है जैसा बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में था? इसका जवाब है नहीं। नहीं, ऑडिट में हर चैप्टर की केस स्टडी का अलग तरीका है। बीला शीला में तो होता ना, लीगल प्रोविजन लिखे, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखे, कहानी खत्म। यहां पे ऑडिट में हर रिपोर्ट की केस स्टडी किसी और तरीके से होगी, कोड ऑफ एथिक्स की किसी और तरीके से, कंपनी लॉ की किसी और तरीके से, रिस्क असेसमेंट की किसी और तरीके से, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर सबसे ज्यादा इसका तरीका डिफरेंट होता है। इसके अलावा बाकी केस स्टडीज भी, हर केस स्टडी का तकरीबन तरीकाकार फर्क है। अब सबसे ज्यादा जो एग्जाम पॉइंट है उससे अहम है रिपोर्ट की केस स्टडी। वैसे तो सबसे ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर चैप्टर 10 की अहम है, लेकिन ये चैप्टर 10 के साथ मर्ज हो जाती है। रिपोर्ट की केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, आपको पहले बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। जब कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे और कहे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ क्या होगा, इफेक्ट ऑन ऑडिट बताओ क्या होगा, आपने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है 3 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1 में क्या बताना है कि ये इवैल्यूएट द सिचुएशन। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, इवैल्यूएट द सिचुएशन से मतलब क्या है, ये बताना है मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। स्टेप नंबर 2 में इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस। इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इमटेरियल है, मटेरियल के परवेसिव। स्टेप नंबर 3 में इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। स्टेप नंबर 3 में इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, पहले क्या बताना है, इवैल्यूएट द सिचुएशन कि क्या है ये सिचुएशन, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है कि दोनों में से कुछ भी नहीं। दूसरे स्टेप पे क्या बताना है, इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, इफेक्ट क्या है, इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव है। तीसरे नंबर पे क्या बताएंगे, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपने आज इसको दोहराते रहना है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, जोहर से पहले 2 दफा, जोहर के बाद 3 दफा, फिर असर से पहले 2 दफा, असर के बाद 3 दफा, मगरिब से पहले नहीं, तो दुआ का टाइम है ना, मगरिब के बाद 5 दफा। कि ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है, 3 स्टेप्स जो हर केस स्टडी में फॉलो करेंगे, इवैल्यूएट सिचुएशन, इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस और फिर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। अच्छा, अब ये मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं जो कल पढ़ाया था और अब केस स्टडी भी आएगी इसमें। Auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence in order to able to form an audit opinion. Identify the requirement. Identify the situations which restrict the auditor's ability to obtain sufficient appropriate audit evidence. सीधा नाम नहीं लिया स्कोप लिमिटेशन का, restrict auditor's ability to obtain. ठीक है, give 2 example for each situation. ये तो वही कंसेप्ट है जिसके लिए कल 45-50 मिनट लगाए थे, रिप्रोडक्शन वाला। चलिए, सिर्फ हेडिंग देनी है 3 के, हर हेडिंग के अंदर एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल्स भी देंगे। मार्क्स, पुराने जमाने का क्वेश्चन अच्छा जमाना होता था, इजी क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के साथ मिल जाया करते थे। अब अगर पूछेगा तो पूछेगा नहीं, इतना आसान पूछेगा भी नहीं, 4 नंबर भी दे तो बहुत। 6, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म परवेसिव इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मुझे आज तक याद है, एक स्टूडेंट था मेरा, इस पेपर के बाद आया, उस वक्त मैं पढ़ाता था, इस पेपर के बाद आया, रिजल्ट के बाद आया, 47 मार्क्स थे। कहता सर उसमें सिर्फ मैंने ये समझा कि इस चैप्टर में तो सिर्फ केस स्टडीज आएंगी, मैंने रटे वाला कोई कंसेप्ट इसमें याद नहीं, परवेसिव की डेफिनेशन आ गई। अगर और उसके बाकी सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट में सिर्फ उसने 3 या 4 पेपर दिए थे, सारे पास हुए ऑडिट के, और ऑडिट में 47 मार्क्स। कहने का सर अगर मुझे परवेसिव की डेफिनेशन याद होती ना, मेरा ये ऑडिट का पेपर भी पहली अटेम्प्ट में पास था। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, हमने केस स्टडी की तैयारी तो करनी ही है, रिप्रोडक्शन के भी मुझे आज तक याद, बाद में यार उसके अच्छे बिग 4 में उसके आर्टिकल्स हो गए थे, उस वक्त के जमाने भी अच्छे थे। तो अब वो फिर क्वालिफाई भी हो गया, बल्कि मेरे जो चंद के पहले क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट्स में वो था। ठीक है, तो भारत ये है परवेसिव। परवेसिव फैक्ट की डेफिनेशन बता देंगे क्या,
तीन बातें कौन कौन सी? नॉट कन्फाइंड, स्पेसिफिक, सो कन्फाइंड, सब्सटेंशियल और डिस्क्लोजर फंडामेंटल वाली बात। शाबाश। अच्छा, अब ये है केस स्टडी, ये आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी है ऑडिट रिपोर्ट की, और ये इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल की केस स्टडी, डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन मॉडरेट है। स्टेप हम सारे करेंगे। आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन हाउ द फॉलोइंग आइटम वुड अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन। पहला, ऑडिटर्स हैव नॉट बीन एबल टू फिजिकली वेरीफाई इन्वेंटरी। द इन्वेंटरी कंसिस्ट्स ऑफ मटेरियल पोर्शन ऑफ द करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। खुद से कह दिया मटेरियल, अंडरलाइन कीजिए। अच्छा मुझे बताइए, स्कोप लिमिटेशन है क्या? इसमें मुझे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स की बात करनी चाहिए? लाजमी नहीं है, क्योंकि उसने डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रिपोर्ट ही पूछा हुआ है, इफेक्ट ऑन ऑडिट नहीं पूछा हुआ। स्कोप लिमिटेशन है एग्रीड? क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया मटेरियल, एग्रीड? इफ करके बात तो नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? मटेरियल का। अब बताइए क्या कहेंगे? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। सिचुएशन को भी वैल्यूएट कर लिया, सिग्निफिकेंस को भी कर लिया, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। हाँ, अब मार खा गए आप। एक लाइन और लिखनी है जो रिपोर्ट को इफेक्ट करती है। वो कौन सी लाइन है? हाँ जी, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। खुद बताइए, जब कभी ओपिनियन मॉडिफाई होता है तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में उसकी रीजन एक्सप्लेन नहीं करनी होती? शाबाश। चलिए, पहली के कितने स्टूडेंट्स ने ये केस स्टडी असाइनमेंट में खुद से कर ली थी? समय लग गई थी 7, 8, 10। ये भी अच्छी बात है। फिर बी, द कंपनी हैज डिटरमिन्ड द यूजफुल लाइफ ऑफ व्हीकल्स टू बी 10 years over which they are depreciated. Auditor believe that this useful life is not justified. Step 1, evaluate misstatement या scope limitation? Misstatement. Question 2, क्या उसने क्वेश्चन के अंदर कभी इफेक्ट, इसका सिग्निफिकेंस बताई है? तो क्या करना चाहिए? दोनों बताएंगे। अब इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बता दें। इफ इफेक्ट इज मटेरियल, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी लाइन, इफ इफेक्ट इज परवेसिव, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इसके बाद एक लाइन और, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड / एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। ठीक है, ये बेसिस वाली बात भी समझ में आनी चाहिए ना? बी, चलिए, परवेसिव है क्या मटेरियल, उसने क्वेश्चन में नहीं बताया, इसीलिए हमने इफ करके दोनों डिस्कस कर दी। सी, 3% ऑफ टोटल परचेजेस आर ऑथोराइज्ड बाय परचेज ऑफिसर रादर देन द परचेज मैनेजर। ये अच्छा, मुझे नहीं पता परचेज ऑफिसर कौन होता है, मैनेजर कौन होता है, कौन नहीं, लेकिन मुझे केस पढ़ के इतना पता चल रहा है कि जो प्रोसीजर पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए था वो पॉलिसी के मुताबिक नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये क्या है? ये क्या है? वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। तो हम क्या लिख देंगे? दिस इज ए वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, दिस शैल नॉट इफेक्ट ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में वीकनेस इंटरनल कंट्रोल आती है? पक्का नहीं आती? किधर आती है? मैनेजमेंट लेटर में आती है। भूल गए? लेटर ऑफ वीकनेस। शाबाश। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर 3% से भी तो पता चल रहा है इमटेरियल है। तो देखिए, ये मटेरियल है कि इमटेरियल, ये हमारा दूसरा स्टेप है। आपका पहले स्टेप में ही वो फारो हो गया तो दूसरे स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप होता है ना। अप्रोच के मुताबिक हमारे 3 स्टेप है केस स्टडी सॉल्व करने के, फिलहाल 3 स्टेप्स हैं, आगे चल के एक आधा ऐड हो जाएगा मजीद। तो हाँ, इवेल्युएट सिचुएशन, तो उसी में पता चल गया मिस स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन। अच्छा, डी सबसे अहम, जिसने डी कर लिया उसने केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है समझ लिया। द कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ IS 2 इन्वेंटरीज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। कंपनी हैज मिसक्लासिफाइड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी मिस स्टेटमेंट। इन्वेंटरी में भी मिस स्टेटमेंट, फिक्स एसेट में भी मिस स्टेटमेंट। कंपनी हैज नॉट डिस्क्लोज्ड वन ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लोन्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लोन्स में भी मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट है ये तो पता चल गया। सिग्निफिकेंस साबित करें। परवेसिव, शाबाश। कैसे परवेसिव? नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। देखा, एक एलिमेंट पे कन्फाइंड नहीं है, किधर किधर इफेक्ट आ रहा है?
इन्वेंट्री भी गलत, फिक्स एसेट भी गलत, लोन भी गलत। तो जब इफेक्ट ज्यादा है तो परवेसिव की डेफिनेशन क्या कहती है? नॉट कन्फाइंड हो, ये परवेसिव है। मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं। जिस स्टूडेंट से पूछेगा, और अगर उस स्टूडेंट ने सही बता दिया, समझे सारी क्लास ने ठीक बता दिया, वो भाई जो कॉर्नर में बैठे हैं इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बता दी, बैठे बैठे बता दें, इजी होके बताए, इजी होके बैठ के बताए। 10 दिन बाद आए हैं, भाई के लिए 21 तोपों की सलामी। हर सलामी से पहले तोप के आगे भाई को खड़ा करना। 10 दिन बाद क्या समझा? बैठ जा भाई, मेरा भाई बताएगा, ये मेरे भाई। हाँ जी आप, जी आप बताइए। मिस स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा इफेक्ट भी परवेसिव है, मैंने कहा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बता दो भाई। ऑडिटर शैल, सिर्फ एडवर्स नहीं, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कोई नहीं बोलेगा, और आगे बात आगे बढ़ाए ना, आगे। ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। ठीक है भाई, ओपिनियन सेक्शन इफेक्ट हो रहा है, बेसिस ओपिनियन सेक्शन इफेक्ट नहीं हो रहा, वो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, उसको क्यों भूल जाते हैं फिर? हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें अमाउंट्स भी तो दी जा सकती थी, अगर अमाउंट्स दी जाती तो फिर हम फैसला अमाउंट की बेस पे करते, अमाउंट की बेस। मैं भी उस तरफ आपको नहीं लेके जाना चाह रहा। अभी एक ट्विस्टर आएगा जो आपके कंसेप्ट को हिला के रख देगा। ट्विस्टर क्या आएगा वाला? ट्विस्टर क्या आएगा? ट्विस्टर आएगा 3 मिस स्टेटमेंट्स हैं, इसमें है 100 रुपए की, इसमें है 50 रुपए की, इसमें है 25 रुपए की, मटीरियलिटी लेवल है 5 लाख। एग्रीगेट या क्या? तो जाहिर है इमटेरियल है, तो फिर क्या है? अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन परवेसिव की डेफिनेशन तो कहती है कि नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट हो, तो परवेसिव है। अब ये इमटेरियल होगा कि परवेसिव होगा? इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, इसका ये आपका दिमाग सोचे, इसके सोचने पे मजबूर करे क्या होगा। और कल के लेक्चर में इसका जवाब मैं दे चुका हूं एक सेंटेंस में, अगर आपने गौर से सुना हो, अगर आपने गौर से सुना हो कि पहले हमने डिसीजन किस बेस पे करना है। कल मैंने बताया, मैं नहीं बता, आज नहीं बता रहा, आज नहीं बताऊंगा। पॉइंट समझ आ गया ना? है सेल्स प्रॉफिट है 1 लाख, मटीरियलिटी लेवल क्या हुआ? सेल्स में गलती है 250 की, डेटर में गलती है 100 की, फिक्स एसेट्स में गलती है 25 रुपए की। इमटेरियल। एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये परवेसिव की डेफिनेशन के मुताबिक नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट भी तो है। हाँ, तो कंसेप्ट इसमें ये है, अगर अमाउंट्स दी हो तो फैसला अमाउंट्स की बेस पे होगा, अगर अमाउंट्स नहीं दी हुई फिर वो डेफिनेशन और जजमेंट अप्लाई करनी है, फिर डेफिनेशन और जजमेंट। तो अमाउंट्स की बेस पे क्या फैसला हुआ आपका? इमटेरियल है। शाबाश, ये बहुत मुश्किल कंसेप्ट है, बड़ी मुश्किल से समझ आता है। स्टूडेंट कहते हैं 2-3 जगहों पे आ गया तो हमेशा परवेसिव हो गया, ये भूल जाते हैं कि पहले फैसला अमाउंट की बेस पे करना, फिर जजमेंट के। Question 8. Auditors of Portals Limited had a disagreement with the management on application of certain accounting policies. Audit adjustments suggested by the auditors in this respect were refused by management. Describe with reason possible modification in the audit report. Refuse कर दिया उसने adjustments को। शाबाश, बताइए इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए आप कर दो स्टूडेंट। नहीं, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है ना इंशाल्लाह, तो बताइए क्या आपके सामने क्लाइंट है, क्या रिपोर्ट देंगे? ये मिस स्टेटमेंट है, दिस इज मिस स्टेटमेंट इन फाइल। शाबाश, सिचुएशन को वैल्यूएट कर लिया इन्होंने, अब सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करें। मटेरियल के परवेसिव के इफ करके दोनों बताएंगे, इफ करके दोनों बताएंगे, तो बताइए दोनों। If misstatement is material, auditor shall express qualified opinion on financial statements. आगे, if effect is pervasive, auditor shall express adverse opinion on financial statement. आगे,
हाँ ऑडिटर, शाबाश, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट बेसिस ऑन क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, शाबाश। डायरेक्टर्स वाली बात क्या नहीं लिखेंगे? ऑडिट रिपोर्ट पे उसने इफेक्ट पूछा है सिर्फ, तो डायरेक्ट भागदौड़ वाली बात नहीं करनी, रिस्क वाली बात, प्रोसीजर वाली बात, इंटेग्रिटी वाली बात, विड्रॉल वाली बात नहीं करनी। आगे चलते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशन एंड स्टेट अंडर विच कंडीशंस एन ऑडिटर वुड मोस्ट लाइकली इशू ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें से बताइए किस में ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा? प्रेजेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज लॉन्ग टर्म, ये तो मिस स्टेटमेंट है, इसमें क्वालिफाइड आएगा या एडवर्स आएगा? देयर आर सर्टेन इंडिकेटेड दैट कंपनी मे नॉट बी ए गोइंग कंसर्न, हाउएवर मैनेजमेंट हैज एडिक्वेट प्लान्स टू मिटिगेट सच प्रॉब्लम। इसमें तो गोइंग कंसर्न वाला पैरा आएगा, क्योंकि मैं उसने कह दिया कि एडिक्वेट प्लान है, सारा कुछ फिट है, ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट नहीं है, मिस स्टेटमेंट नहीं है। मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू फर्निश रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये स्कोप लिमिटेशन है, इसमें एविडेंस नहीं मिला, इसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ सकता है सीन। और 4 में क्या कह रहा है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन हैव बीन इनकरेक्टली डिस्क्लोज्ड, ये भी क्या है? मिस स्टेटमेंट है। क्लियर हुई है बात? चलिए, अच्छा आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है, बल्कि हो भी गए, क्वेश्चन सारे हो गए हैं ना? हो गया। हाँ क्वेश्चन 4 करेंगे, वॉल्यूम 2 भी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, अब आपने आज की असाइनमेंट नोट की, मैंने असाइनमेंट क्या दी है? वो असाइनमेंट जो आप कहेंगे शुक्र है असाइनमेंट करनी नहीं पड़ेगी, और फिर वही उसी स्टूडेंट की तरह कि ये केस स्टडी तो थी नहीं, क्या हमसे वो पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट करने को तो नहीं एग्जाम में कहेगा, ना ना, पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट करने को कहेगा, 50 नंबर का क्वेश्चन देना पड़ेगा उसे। लेकिन क्या रिपोर्ट का सबसे अहम पैराग्राफ ड्राफ्ट करने को कह सकता है? कौन सा पैराग्राफ है सबसे अहम? तो आज आपकी होम असाइनमेंट क्या है? आपने ये ओपिनियन पैराग्राफ याद करना है बेसिस ऑफ ओपिनियन के साथ। मुझे कैसे पता चलेगा याद किया कैसे? लिख रहा है, बिल्कुल, तो लिख के लाएंगे। उसमें 2 होते हैं, ओपिनियन के अंदर भी 2 पैराग्राफ होते हैं, बेस ओपिनियन के अंदर भी 2 पैराग्राफ। ओपिनियन के अंदर सिर्फ ओपिनियन वाला पैराग्राफ याद करना है कि दूसरा भी पूरा पैराग्राफ? एग्जामिनर कमेंट्स में आई कैप ने क्लियरली एक दफा कहा था कि ओपिनियन पैराग्राफ में स्टूडेंट ने शुरू वाली लाइन नहीं बताई, वी हैव ऑडिटेड वगैरह वाली, 2 नंबर 5 में से काट दिए मैंने, बाकी के 3 नंबर में से मार्क्स दिए उसको। तो ओपिनियन पैराग्राफ बोले तो पूरा ओपिनियन पैराग्राफ, और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ बोले तो पूरा बेसिस फॉर ओपिनियन, डंडी नहीं मारनी। क्लियर जी? याद करेंगे? कौन कौन स्टूडेंट याद करके आएगा? शाबाश शाबाश। क्यों नहीं याद करके आओगे? कौन सा नोट्स निकाल? बैग बंद है, कैसे समझ आएगी? बैग खोल लें, नोट्स उसके अंदर समझ कहां से आएगी कौन सा ओपिनियन है? यहां से भी याद, इस रिपोर्ट में से भी याद कर सकते हैं ओपिनियन या बेसिस ओपिनियन, और आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में भी बताया हुआ है, वो भी दोनों किसी एक में से कर लें। नोट्स की तरह लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं समझ लगे, मैं भाई घर पहुंचाऊंगा तेरे को। ये देख मेरा भाई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 4th एलिमेंट, ये वाला, ये अगर असाइनमेंट देखते, असाइनमेंट के ऊपर क्लियरली लिखा दो, हाँ ये याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वाला है, उसमें हो सकता है एक आधा लफ्ज आगे पीछे हो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, ये स्टैंडर्ड वाला, तो ये वाला कर लें तो ज्यादा अच्छा है। रिपोर्ट वाला भी कर सकते, ये वाला कर लें तो बातें तकरीबन वही है। चलिए जी, आज का लेक्चर, अच्छा ये रिटर्न फॉर्म में आपने कल मुझे चेक करवाना है, रिटर्न फॉर्म में ये ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन रिटर्न फॉर्म में आपने याद करके लिखना, चेक करवाना है, आपकी ये होम असाइनमेंट है। आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पे, अल्लाह हाफिज।